ये सेना तुम्हारी उत्तरी द्वार की ओर बढ़ रही है। हाँ राणा जी, ऐसा प्रतीत हो रहा है अकबर को और अधिक सैन्य सहायता मिल गई है, इसलिए अब वो हमारे किले को चारों ओर से घेर रहा है। डोडिया जी, दुर्ग के उत्तरी द्वार बंद कर दिए जाए। नहीं दाजीराज, नहीं, ये रणनीति सही नहीं होगी। ये तुम अपने किले में बंदी बनकर रह जाएंगे। याद कीजिए वो समय दाजीराज, दादी रानी कर्णावती का समय। ये बात बिल्कुल वैसी हो रही है। हम विवश है कुंवर प्रताप, समय की यही मांग है। हमें दुर्ग के सभी द्वार बंद करने पड़ेंगे। डोडिया जी, उत्तरी द्वार बंद कर दिया जाए। दुर्ग का द्वार शीघ्र बंद करो। दाजीराज जी, हम भी आपके साथ युद्ध में चल रहे हैं। कुंवर जी, यहाँ आइए हमारे पास। वैसे आपका जोश हमें अच्छा लगा। एक राजपूत बालक में ऐसा ही जोश होना चाहिए, किंतु अभी आप युद्ध के लिए तैयार नहीं, इसलिए आपको यहाँ महल में ही रहना होगा। अब आप आवश्यकता से अधिक नटखट मत बनिए। पूरे दाजीराज पे गए हैं आप, जानते हैं। अमर सिंह जी, आपको यहाँ हमारी अनुपस्थिति में दुर्ग की रक्षा का ध्यान रखना होगा। ये आपका उत्तरदायित्व है। अरे, आप क्यों तैयार नहीं हुए अब तक? कल दाजीराज ने आपसे कहा था ना कि आप भी चल सकते हैं युद्ध में। वो हमारा हाथ जल गया ना, इसलिए हम युद्ध कैसे करेंगे? इतने साधारण से चोट से घबरा गए आप। हमने तो दाजीराज के कई किस्से सुने जिनमें उन्होंने कई चोट और घाव खाने के बाद भी हंसते हंसते लड़ते रहे, और हम भी चोटों से नहीं घबराते। ये देखिए हमारी चोट। और योद्धा के शरीर पे जितने घाव होते हैं वो उतना ही वीर माना जाता है ना दाजीराज? अमर सिंह जी, कुंवर जगमाल आपसे बड़े हैं ना, बड़ों से इस प्रकार बातें नहीं किया करते। कोई बात नहीं कुंवर प्रताप, जब बड़े गलती करें तो छोटों को उन्हें समझा के अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिए। अजब थे, आप चित्तौड़ की कुंवरा नहीं, आपके हाथों का कांपना आपको शोभा नहीं देता। परंतु हम एक माँ भी है और एक पत्नी भी।
चलते हैं। राजा, यहाँ होगी अकबर की सेना, हमारी सेना यहाँ आपातकालीन स्थिति में हमारी सहायता करने के तत्पर होगी। ये तो अपशकुन है। भाग जाओ, भाग जाओ। कहीं ये आवाज ठीक सोच रहा है तू। ये शोर गिल, ये आवाज तेरी खुद की फौज की है। भाग रही है वो। जानता है क्यों? क्योंकि प्रताप ने तेरी फौज पर हमला कर दिया। जंग के माहौल में तुझे सोना ही नहीं चाहिए। अभी भी वक्त है। भाग जा। सूरज उगने से पहले भाग जा। भाग जा, वरना प्रताप तुझे मार देगा। विजयी भव। सम्मा खड़ी हुकुम। कुंवर रानी अजबदे आपसे एक क्षण मिलना चाहती हैं। चाहिए, मिल लीजिए। हुकुम। चाहिए। जिस दिए के सामने हमने आपकी आरती उतारी थी, वो दिया मंदिर में रखते ही बुझ गया। अजब दे। रावत जी और सामंत जी ठीक कहते हैं। अकबर पर आक्रमण करना ठीक बात नहीं है। अजब दे, ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी। किंतु इस समय हमारी सेना आक्रमण करने के लिए तत्पर है, हमारी प्रतीक्षा कर रही है। हम पीछे नहीं हट सकते, कदापि नहीं। और वैसे भी हार जीत, जन्म मरण, ये सब नियति के हाथ है। अगर मृत्यु ही हमारी नियति है तो फिर ठीक है। हम युद्ध के मैदान में लड़ते लड़ते मरना पसंद करेंगे। हमें चलना होगा। हमारा अंश है ना आपके पास, हमारे सुपुत्र अमर सिंह।
और जब भी आपको उनके लिए जीना होगा, उन्हें हमसे बड़ा एक शूरवीर बनाना जो अपनी मातृभूमि के लिए सदैव लड़ने और मरने के लिए तत्पर है। अपना ध्यान रखिएगा। चलते हैं। खम्बागणी बाबूजी राज, राणा साहब ने आपको दुर्ग प्राचीर पर बुलाया है। क्या? ठीक है, आप सब यहीं रहिए, हम भी आते हैं। यहाँ पना ग्वालियर से सिपह सलाम सैयद जमालुद्दीन आए हैं। उनके साथ 10,000 सिपाहियों की और फौजी कुमुक आपके साथ जंग में शामिल होने आई है। हुजूर, प्रताप की फौज के मुकाबले हमारी फौज बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। अगर आपकी इजाजत हो तो क्या हम हमले की तैयारियां शुरू करें? नहीं नहीं, हमारे पास बेहतर तजवीज है। कहाँ है आलिम खान? शकुन है। हमें लगता है कि हमें अपने आक्रमण का विचार स्थगित कर देना चाहिए। हुक्म। ये तो लगता है कम से कम 10,000 सैनिक और जुड़ गए अकबर की फौज में। ऐसे में अगर हमने उन पर आक्रमण किया तो ये तो मूर्खता ही होगी। ये संदेह राणा जी, हमें भी ऐसा ही प्रतीत हो रहा है, क्योंकि हमारे आंकलन के अनुसार यदि इस समय सैनिकों की संख्या के आधार पर देखा जाए तो अकबर की सेना में सैनिकों की संख्या हमारे सैनिकों के मुकाबले 10 गुना बड़ी हो चुकी है। राणा जी, इस समय यदि हम अकबर की सेना पर आक्रमण करते हैं तो ये निश्चित ही हमारे लिए आत्मघाती सिद्ध होगा। हुक्म, मुझे ऐसा लगता है कि इस समय अकबर का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर है। हमें लगता है इस समय हमें उस पर आक्रमण नहीं करना चाहिए, वो आत्मघाती होगा। नहीं नहीं, हमें पूर्व निश्चित योजना अनुसार ही आक्रमण करना चाहिए, अन्यथा ये बहुत भयंकर भूल होगी हमारी। जरा देखो आलिम खान, तुमने अपनी क्या हालत बना ली है। यही अंजाम होता है जोश में होश खोने का। सब्र ही कामयाबी की चाबी है। बोलो, क्या तुम्हें एक मौका और चाहिए अपने आप को सही साबित करने का? जिल्ले इलाही, आलिम खान के लिए खाना लेकर आओ।
प्रकार तो हमें बहुत अधिक विलंब हो जाएगा। राजपूत वीर सैनिकों, हे क्षत्रिय शूरवीरों, कुछ ही क्षणों के पश्चात हम रणभूमि की ओर प्रस्थान करेंगे। याद रहे, आज आप सभी को मुगल सैनिकों को धूल चटानी है। जय क्लिंग जी, 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 जय क्लिंग जी। आक्रमण की तैयारी। राजीराज, इस समय हमारी सेना दुर्ग के प्रमुख द्वार पर आक्रमण करने के लिए हमारी प्रतीक्षा कर रही है। यदि हमें इस समय उन पर आक्रमण नहीं किया, हम चित्तौड़ को भी बचा नहीं पाएंगे, नहीं बचा पाएंगे। किंतु इस समय शत्रु सेना हमसे बहुत अधिक शक्तिशाली है कुंवर प्रताप। अब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यदि हमने सोचने और विचारने में अपना समय व्यतीत कर दिया तो अकबर की सेना और शक्तिशाली हो जाएगी। इससे पहले कि उसकी सेना और शक्तिशाली बने, हमें उस पर अकस्मात आक्रमण कर देना चाहिए, उसे यहां से भगा देना चाहिए। अजिराज, यदि सामरिक विश्लेषण की दृष्टि से देखा जाए तो इस समय हमारी सेना में लगभग 2 सहस्त्र सैनिक होंगे, और जहां तक हम देख पा रहे हैं अकबर की सेना में हमें प्रतीत हो रहा है कि लगभग 15 सहस्त्र सैनिक हैं। यानी साफ है कि हमारा हर सैनिक अकबर की सेना के लगभग 7 सैनिकों का सामना करेगा। अजिराज, यदि इस समय हम आक्रमण करते हैं तो हमारा हारना निश्चित है। रावत जी, हमारा एक एक राजपूत वीर सैनिक मुगलों के 15 वीर सैनिकों के बराबर है। यदि आपके विश्लेषण में हमें हमारी हार की संभावना दिखती है तो ठीक वैसे ही हमारी जीत भी तो बनती है। इस समय वो अकबर तैयार नहीं है। अगर हम उसे विस्मित कर उस पर आक्रमण करें तो हमारी जीत की संभावना बनती है। राव जी, यदि हम सोचते रहे तो उसकी शक्ति और बढ़ जाएगी और वो निश्चय ही जीत जाएगा। फिर कोई किंतु परंतु हमें बचा नहीं पाएगा। पर हम ये कैसे मान लें कि हमारे आक्रमण के बाद अकबर यहां से भाग ही जाएगा? अगर हम दोनों के बीच अनिर्णित युद्ध हुआ तो हमारे बहुत से सैनिक मारे जाएंगे, उन्हें पीछे हटना पड़ेगा। और अकबर फिर पलट कर आ गए तो क्या करेंगे हम लोग? हुजूरी शक्ति से हमको हमला बोल देगा। सरदार जी, आपको एक बात का विश्वास दिलाते हैं, जो भी सेना इस समय अकबर पर आक्रमण करेगी वो या तो जीत कर आएगी या फिर कट मरेगी युद्ध के मैदान में। या तो हम युद्ध के मैदान से विजय होकर लौटेंगे या हम युद्ध के मैदान में वीर गति प्राप्त कर लेंगे। अब निर्णय आपको करना है। या तो हम आक्रमण करके जीत जाएं या प्रतीक्षा करते हुए हार स्वीकार कर लें। आप ही बताइए, इन दोनों में से क्या उचित होगा? बताइए सरदार जी। परंतु यह निर्णय तो हुक्म को ही लेना है ना, वही हमारे राजा हैं मेवाड़ के। हमने आज एक अहम फैसला लिया है। हमने तय किया है कि हम चित्तौड़ के किले को चारों तरफ से घेर लेंगे। किले के चारों तरफ मजबूत घेराबंदी करेंगे। नहीं समझे? चित्तौड़ के किले का नमूना लेकर आओ। इस वक्त हम लोग यहां पर हैं। वे हमारी फौज में शामिल हुए नए कुमुक के बिना पर किले को चारों तरफ से घेर लेंगे। जनूबी और शुमाली दोनों दरवाजों पर हमारी फौज का घेरा होगा और उसके बाद मगरिब और मशरिक दोनों दरवाजों पर भी हमारी फौज का घेरा होगा। ना कोई किले से बाहर आ पाएगा और ना ही कोई किले के अंदर जा पाएगा। हम किले की रसद पानी का रास्ता बंद कर देंगे और अगर उसके लिए हमें यहां पर 1 महीने तक डेरा डालना पड़े तो हम डालेंगे।
हम इंतजार करेंगे। हम राजपूतों को इतना मजबूर कर देंगे कि वो किले से बाहर आए और बाहर आकर हम पर हमला करें। और जैसे ही उन्होंने हम पर हमला किया, हम उन राजपूतों को चुन चुन के मारेंगे। अकबर आजम जिंदाबाद, अकबर आजम जिंदाबाद, अकबर आजम जिंदाबाद, अकबर आजम जिंदाबाद। और खाना लाओ इसके लिए। खाओ, जी भर के खाओ। दिल खुश हुआ तुम्हारा? अब सुनो, हमारे पास तुम्हारे लिए एक काम है। मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूं जिल्ले इलाही, कुछ भी। हमें तुमसे यही उम्मीद थी आलिम खान। हम चाहते हैं कि तुम प्रताप रोदे सिंह के पास हमारा खुसूसी पैगाम लेकर जाओ। हुक्म की तामील हो गई हुजूर। यार बेक, तुम अपनी फौज के साथ किले के पीछे वाले दरवाजे पर घेरा डालो। हम प्रताप को उसी के महल में कैद करके उसे जान से मार देंगे। जाओ। राजेराज, हम विनती करते हैं आपसे, हमें इस समय उस मुगल पर आक्रमण करने दीजिए। यही सबसे उचित निर्णय होगा। नहीं कुंवर प्रताप, हमारा निर्णय है कि हम आक्रमण नहीं करेंगे। क्योंकि शत्रु सेना हमसे बहुत अधिक हो चुकी है। बंद कर दीजिए दुर्ग का मुख्य द्वार। मुख्य द्वार बंद करो। क्यों रावत जी? क्योंकि उनकी सेना में 10,000 सैनिक और सम्मिलित हो गए। पर कुंवर प्रताप, समय के साथ साथ अकबर की सेना दुर्ग के बाहर बढ़ती ही जाएगी। यही समय है उन पर आक्रमण करने का कुंवर प्रताप। हो सकता है हम जीत जाएं। निर्णय लिया जा चुका है, हम आक्रमण नहीं करेंगे। बंद करो दुर्ग के द्वार। अकबर के खेमे में हलचल नजर आ रही है। ये सेना तुम्हारी उत्तरी द्वार की ओर बढ़ रही है। हाँ राणा जी, ऐसा प्रतीत हो रहा है अकबर को और अधिक सैन्य सहायता मिल गई है, इसलिए अब वो हमारे किले को चारों ओर से घेर रहा है। डोडिया जी, दुर्ग के उत्तरी द्वार बंद कर दिए जाए। नहीं दाजीराज, नहीं, ये रणनीति सही नहीं होगी। ये तुम अपने किले में बंदी बनकर रह जाएंगे। याद कीजिए वो समय दाजीराज, दादी रानी कर्णावती का समय। ये बात बिल्कुल वैसी हो रही है। हम विवश है कुंवर प्रताप, समय की यही मांग है। हमें दुर्ग के सभी द्वार बंद करने पड़ेंगे। डोडिया जी, उत्तरी द्वार बंद कर दिया जाए। दुर्ग का द्वार शीघ्र बंद करो।
ये तो वही मुगल सेनापति है जिसने पहली बार हम पर आक्रमण किया था। नहीं सरदार जी, नहीं, मत मारिए इसे। जी सरदार जी, कुंवर प्रताप ठीक कह रहे हैं। लगता है ये इस बार अकबर का दूत बनकर आ रहा है। इसे अंदर आने दिया जाए। जी दादीराज, हम भी तो देखें उस मुगल की मंशा क्या है। मैं राणा उदय सिंह जी के लिए अपने बादशाह शहंशाह अकबर का ये पैगाम लेकर आया कि वो जंग नहीं, अमन चाहते हैं। हमने तुम्हारे शहंशाह के सेनापतियों के मुंह अपने तीरों से बंद कर दिए। कहीं सी बात से घबरा तो नहीं गया तुम्हारा जलालुद्दीन अकबर? हमारी सीमाओं का अतिक्रमण करने के बाद अब क्या चाहता है वो मुगल? हमारे शहंशाह चित्तौड़ के साथ जंग नहीं लड़ना चाहते, इसलिए उन्होंने मेवाड़ के राजा के साथ सीधी बातचीत की ख्वाहिश जाहिर की। कांटा फेंका है हमने मछली फंसाने के लिए। अगर उदय सिंह ने हमारा फेंका हुआ कांटा निकल लिया और हमसे बातचीत करने के लिए यहां पर आ गया, या तो हम उसे कैद कर लेंगे या फिर जान से मार देंगे। और दोनों ही सूरतों में प्रताप बौखला जाएगा और फिर महल से बाहर आकर हम पर हमला करेगा, और फिर हम खुले मैदान में उस प्रताप और उन राजपूतों को जान से मार देंगे और चित्तौड़ पर फतेह हासिल करेंगे। हमारे शहंशाह आपसी बातचीत और तबादला ख्याल से तमाम आपसी इख्तिलाफात सुलझाने के हक में। ये क्या बात कर रहे हो तुम? यदि वो मुगल शांति के साथ बातचीत से ही चित्तौड़ से अपने सारे मतभेद मिटाना चाहता था तो अपनी सेना लेकर यहां क्यों आया? अवश्य ही ये उसकी एक नई चाल है। हमारे लिए वो एक नया जाल बिछा रहा है। ताजीराज, हमें इसकी बातों में नहीं आना चाहिए। कदापि नहीं। मूल रूप से मुगल विश्वासघाती होते हैं। उन्होंने एक बार नहीं कई बार अपने व्यवहार से साबित किया है, इसलिए हम मुगलों पर विश्वास नहीं कर सकते। जरा सोच समझकर बता दीजिए, आखिर आपका क्या जवाब दूं शहंशाह को? सर्वश्रेष्ठ उत्तर तो यह है कि हम तेरा सर काट कर भेज दें उस अकबर को, परंतु नहीं। हमारी संस्कृति और हमारे युद्ध के नियम इतने विशिष्ट हैं कि हम अपने शत्रु के साथ भी इस तरह का व्यवहार नहीं करते। राजपूत है हम, मुगल नहीं। चुपचाप भाग जाओ यहां से, अन्यथा एक और तीर उतार दूंगा तुम्हारे आर पार। जाओ यहां से। रुक जाओ कुंवर प्रताप। पिताजी राज, उस अनपढ़ मुगल को आप पत्र लिखेंगे। लिखिए कि हमें उस पर विश्वास नहीं है, इसलिए उसका यह निमंत्रण हमें अस्वीकार है। यही अकबर के लिए हमारा उचित उत्तर होगा। पिताजी राज, राजपूतों का जवाब बा आवाज़ बुलंद पड़ा जाए।
हुक्म की तामील हो। यदि तुम पढ़े लिखे व्यक्ति होते तो जीवन में तुम्हें भी कुछ अच्छी पुस्तकें पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त होता और तुम्हें भी कुछ उच्च मानवीय संस्कार आ जाते, किंतु अपनी अशिक्षा के कारण तुम आज भी आदि प्रवृत्ति के हो। उतने अशिक्षित और आदिम तुम्हारे पूर्वज भी थे। तुम मुगल इतने आदिम और पार्श्विक प्रवृत्ति के हो कि मित्रता और शांति भरी बातों का कोई अस्तित्व नहीं तुम्हारे जीवन में, और ना ही तुम्हारी दृष्टि में। आज तक तुम एक विदेशी भूमि पे जमे हुए हो अपनी पार्श्विक प्रवृत्ति के साथ। तुम्हें याद है तुम्हारे पिता ने हमारी दादी रानी कर्णावती से सहायता और सहयोग का जो आश्वासन दिया था, बड़ी कपटता और सरलता से वे उसे भूल गए। सहायता का वचन देकर बजाय बहादुर शाह से लड़ने के उसी की सहायता करती हमारे फारे। तुम्हें याद हो ना होना, हम उस विश्वासघात को नहीं भुला पाए, क्योंकि उसका मूल्य हमारी दादी रानी कर्णावती ने 13,000 राजपूतानियों के साथ उस जौहर में जलकर चुकाया था। क्योंकि हम उस विश्वासघात को नहीं भुला पाए, इस बार हम तुम्हारे किसी छलावे में आएंगे नहीं। चले भूतकाल में नहीं जाते। हाल ही में तुमने मेड़ता के राजा जयमल जी के साथ जो विश्वासघात किया, उसका क्या किया? इससे भी घृणित और पार्श्विक कार्य तुमने अपने गुरु बैरम खान को मरवा कर किया, उसका किया? अपनी विशाल सेना के साथ साथ तुम हमारे तुर्क के सामने हम पर आक्रमण करना चाहते हो और मैत्री वार्ता की बातें करते हो। हम थूकते हैं तुम्हारे से कपट भरे प्रस्ताव पर। चिल्लाओ मत। चलाओ मत। मुझ में इससे आगे बढ़ने की कुवत नहीं है। आवाज़ें बुलंद पड़ा जाए। भगवान जिसे तुम अल्लाह कहते हो तुम्हें कभी इन अपराधों के लिए क्षमा नहीं करेगा। अरे तुम तो इतने नीच हो कि जिस धरती का अन्न जल खा रहे हो उस तक के प्रति सच्चे नहीं हो। उनकी जुर्रत कैसे हुई शहंशाह को ऐसा जवाब लिखने की? जहां पना आप बस हमें हुक्म कीजिए, अभी उस गुस्ताख के सर कलम करके आपके कदमों में रख देते हैं। जहां पना इन राजपूतों से अमन की बात करना ही बेफिजूल है। हमने इनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया और बदले में ये कैसी गलाजत उगल रहे हैं। हुजूर, अब हमें इन राजपूतों को इनकी असली औकात दिखा देनी चाहिए। जरा इन्हें भी तो पता चले वास्ता किससे पड़ा है इनका। क्या अपना हमें इसी वक्त इन पर हमला करने का हुक्म अता फरमाए। इनसे 10 गुना ज्यादा सिपाही है हमारे पास। शहंशाह, हमें फौरन चित्तौड़ पर हमले का हुक्म दे। हाँ शहंशाह, हुक्म दीजिए। हुक्म दीजिए शहंशाह। हुक्म दीजिए हुजूर। आपस हुक्म दीजिए शहंशाह, हमें हुक्म दीजिए। शहंशाह, हुक्म दीजिए चित्तौड़ पे हमला करने का। जहां पना हमें हुक्म दीजिए चित्तौड़ पर हमला बोलने की। खामोश! हमें जोश में नहीं, होश में काम लेना चाहिए। आलिम खान, जान के अमान चाहता हूं हुजूर। मैंने तो फकत उन तक आपका पैगाम पहुंचाने और जवाब लाने का काम किया था। आपके हुक्म से बंधा हुआ हूं शहंशाह, वरना पता होता तो लाता ही नहीं उनका ये गुस्ताख जवाब।
घबराओ मत आलिम खान। तुम्हें जो काम दिया गया तुमने बाखूबी निभाया। अब एक और अच्छा काम करो हमारे लिए। हमारी तरफ से एक और पैगाम उदय सिंह के दरबार में लेकर जाओ, जिसमें यह लिखा होगा, हुजूर, वो मेरी गर्दन उड़ा देंगे। तो इसका मतलब तुम जलालुद्दीन अकबर का दिए हुए हुक्म को इनकार करोगे? नहीं नहीं हुजूर, क्या मैं और क्या मेरी औकात आपके हुक्म की तामील होगी। मैं अभी जाता हूं हुजूर। ये लीजिए, ये पैगाम मैं अपने शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की तरफ से लाया हूं। भले ही जवाबी खत में बड़ी बदतमीजी के साथ तुमने हम पर कीचड़ उछाला है, मगर फिर पूरी संजीदगी के साथ हम अमन की बात करना चाहते हैं। हम यहां पर बेवजह मासूमों के खून बहाने नहीं आए। हम भी अमन चाहते हैं, बिना खून बहाए अमन की बात करना चाहते हैं। तो इसलिए हमारे बीच जो भी कारनामे होंगे वो हरफे अमन होंगे, और ऐसा करके हम हजारों बेगुनाहों की जान बचा सकते हैं। हो सकता है कि तुम्हें हमारी बात पर यकीन न हो, और गुजरे जमाने में हमारे बुजुर्गों ने जो भी किया उन तमाम तलक बातों को भुलाकर हम चाहें तो हिंदुस्तान की तारीख आज फिर अमन की एक नई इबारत लिख सकते हैं। अच्छा चलो, आपको हमारी बात का यकीन नहीं तो एक काम करते हैं, ना आपका किला ना हमारी छांव, हम दोनों कहीं बीच में मिलते हैं। हम दोनों आपकी और हमारी फौज के बीच में मिलकर बात करते हैं। अकेले बात करने तो आ सकते हैं ना आप? हम दोनों कोशिश तो कर सकते हैं अमन की, दोस्ती की। एक कोशिश करने में तो कोई हर्ज नहीं। हमें आपसे अकेले मिलने में कोई डर नहीं, और उम्मीद करता हूं कि आपको भी हमसे मिलने में डर नहीं लगना चाहिए। और आप भी अपनी रियाया के लिए सचमुच फिक्रमंद हैं। कम से कम हमें भी तो दिखाइए कि आपकी रगों में राजपूती खून दौड़ रहा है। हमें आपसे अकेले मिलने में कोई डर नहीं, और उम्मीद करता हूं कि आपको भी हमसे मिलने में डर नहीं लगना चाहिए।
कम से कम हमें भी तो दिखाइए कि आपकी रगों में राजपूती खून दौड़ रहा है। देखिए, मैं तो फकत पैगाम लाने वाला एक नाचीज बंदा हूं। पैगाम का हर हर्फ हमारे शहंशाह का है। लालुद्दीन अकबर का इतना दुस्साहस कि स्वयं मेवाड़ नरेश को चुनौती दे रहा है। देखिए, हम आप सबसे फिर से एक बार विनम्र आग्रह करते हैं कि आप सभी उत्तेजित होकर नहीं, भावनाओं में बहकर नहीं, विवेक से, बुद्धि से सोचने का प्रयास करें। आलिम खान, तुम यहां से जा सकते हो। आज सूर्यास्त से पहले अकबर को हमारा उत्तर मिल जाएगा। हम जानते हैं हमारे पैगाम से राजपूतों के दिल को ठेस पहुंची होगी। उदय सिंह भी तो राजपूत ही है ना, बर्दाश्त नहीं कर पाया होगा वो हमारा ये पैगाम। और हमें यकीन है वो हमसे जरूर मिलने आएगा। पर हुजूर, ऐसा आपने लिखा क्या है उदय सिंह को पैगाम में? हमने वही किया जो हमें करना था, जो हम करना चाहते थे। हमने बड़े ही शाइस्त अंदाज में उदय सिंह को ललकारा और राजपूत ललकारने पे बिना दिमाग तवाजन रखे फैसला लिया करते हैं। दिल से सोचते हैं, दिमाग से सोचना आता ही नहीं। राजीराज वो एक बहुत ही चालाक और काइया प्रकार का व्यक्ति है। ये अवश्य ही उसकी एक नई चाल है, उसकी चुनौती और कुछ नहीं। बस हमें फंसाना चाहता है। उसने एक जाल बिछाया हम सबके। हमें कदापि उत्तेजित नहीं होना चाहिए। आप कहना क्या चाहते हैं कुंवर प्रताप? हम अकबर के इस पत्र का उत्तर ना दें, प्रतिक्रिया ना करें उसकी बातों पर? हम एक सच्चे राजपूत हैं कुंवर प्रताप, एक सच्चे राजपूत। उसने हमारे साहस को ललकारा है। आप क्या अपेक्षा करते हैं हमसे? हम चुपचाप यहां बैठे रहें? राजीराज वो भली भांति जानता है कि यदि किसी ने भी हमारे साहस को चुनौती दी तो हम भड़क उठते हैं। फिर हम विवेक से नहीं, भावनाओं में बहकर निर्णय ले लिया करते हैं। बस वो यही कर रहा है हमारे साथ। नहीं बाबूजी राज, नहीं। हमारा मानना है कि यदि अकबर शांति नहीं चाहता है तो फिर वो पत्र में दोनों छावनियों के बीच में मिलने का प्रस्ताव क्यों रख रहा है? रावत जी, ये अवश्य ही उसकी एक नई चाल है। वो हमारे दाजीराज पर एक नया जाल बिछाना चाहता है। हो सकता है कि वो धोखे से उन्हें बंदी बना ले। या फिर धोखे से उन्हें उनकी हत्या कर दे। आज नहीं, हम लोग अवश्य सतर्क रहेंगे। तो फिर भी राणा जी अकबर से मिलने उसके खेमे में थोड़ी जा रहे हैं। क्षमा कीजिए रावत जी, पर आप उस मुगल को पूरी तरह जानते नहीं। वो जितना दिख रहा है उससे और कई गुना अधिक गहरा है। उसने यूं ही इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा नहीं करना। चालाकी और मक्कारी उसके रक्त में है। हम एक बार यदि मान भी लें कि वो हमारे दाजीराज को हानि नहीं पहुंचाना चाहता, हम एक बार मान लेते हैं, पर वो उनसे बात क्या करेगा? क्या बात करना चाहेगा उनसे?
ये आप सभी का भ्रम है। वो आगरा से इतनी दूर यहां बात करने नहीं आया है। ताजीराज वो चित्तौड़ को हत्याने के लिए आया है और वो अवश्य ही चित्तौड़ को हत्याएगा। मैत्री वार्ता के आधार पर वो चाहता है कि आप उसके वर्चस्व को स्वीकार कर लें, ठीक जैसे उसने मेड़ता नरेश राजा जयमल जी के साथ किया था। इतनी शक्तिशाली सेना होने के पश्चात भी अकबर क्यों बार बार शांति के संदेश भेज रहा है? जयमल जी, आपसे बेहतर उसे और कौन जान सकता है। अमन और शांति तो वो चाहता ही नहीं है। अपना आधिपत्य और वर्चस्व जमाना चाहता है सब तक। क्या किया उसने आपके साथ? मित्रता के आधार पर उसने आपको धोखा दिया, आपको बंदी बना दिया, आपके संपूर्ण राज्य को हत्या लिया। परंतु कुंवर प्रताप, यह बात अकबर अच्छी तरह से जानता है कि हम भी शक्तिशाली प्रतिद्वंदी हैं। यदि युद्ध होता है तो उसे भी भयंकर क्षति पहुंचेगी। इसलिए हो सकता है वो इस तरह के छोटे मोटे प्रस्तावों के साथ एक सम्मानजनक संधि करना चाहता है। जहां तक मेरी समझ कहती है हुक्म, हमें एक बार अकबर की बात सुननी चाहिए। फौजीराज, युद्ध सदैव विनाशकारी ही होता है। संभव है कि हम इस युद्ध में विजय प्राप्त कर लें, लेकिन एक सत्य यह है फौजीराज कि इस युद्ध में हमें भीषण जन धन हानि का सामना करना होगा, और जिसके लिए इस समय मेवाड़ तैयार नहीं है। इसलिए हमें हर संभव प्रयास करना चाहिए शांति के लिए फौजीराज। हो सकता है कि तर्क के स्तर पर आप सब जो कह रहे हैं वो सही हो, किंतु वो मुगल अमन और शांति नहीं चाहता। ताजीराज, वो तो मात्र हिंदुस्तान का शहंशाह बनना चाहता है। राणा जी, हम आपसे कुछ महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं। यह विषय बहुत ही गंभीर और संवेदनशील है, इसलिए निर्णय लेने से पहले हम इस विषय के बारे में कुछ सोचना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप सब भी इस बारे में सोचें। इसलिए हम सब एक पहर बाद फिर यहां वापस मिलेंगे। धीर भाई जी, आपको ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण बात करनी थी हमसे? क्या बात है धीर भाई जी, इतनी उद्विग्न क्यों हैं आप? राणा जी, हम जानते हैं कि हमें राजनीतिक क्षेत्रों में बोलने का कोई अधिकार नहीं, परंतु आपको आपत्ति ना हो तो हम कुछ कहना चाहते हैं हमसे। बोलिए धीर भाई जी, आपकी सलाह कई बार हमारे लिए लाभकारी सिद्ध हुई है, इसलिए जो भी कहना चाहती हैं निर्भीक होकर कहिए। राणा जी, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि युद्ध आने वाली कई पीढ़ियों को प्रभावित कर जाता है। किसी भी पक्ष को लाभ नहीं होता, और कुछ समय के बाद ना हार का कोई अर्थ होता है और ना जीत का। चारों ओर विनाश ही विनाश हो जाता है। सैनिक तो युद्ध करते हुए वीर गति प्राप्त कर जाएगा, परंतु घरों में उनकी प्रतीक्षा करने वाली स्त्रियां, राणा जी, उनका जीवन दयनीय हो जाता है। बहुत विवश होकर जीना पड़ता है उन्हें। बच्चों को सारा जीवन बिना पिता के निकालना पड़ता है। उनका समूचा भविष्य उनकी आंखों के सामने नष्ट हो जाता है। राणा जी, दुर्ग में रहने वाली किसी भी स्त्री के लिए युद्ध किसी भयानक सपने से कम नहीं। हम सब जानते हैं कि युद्ध के बाद क्या होता है।
रानी कर्णावती ने 13,000 राजपूतनियों को लेकर जौहर किया था। आज भी इस महल में हर एक ईंट में उनकी दुखद स्मृतियां बैठी हैं। हम जानते हैं कि आप इतिहास को नहीं दोहराना चाहते। हारने वाली सेना से जुड़ी हर स्त्री को शत्रु पक्ष जीत का पुरस्कार समझकर नोच नोच कर खाता है राणा जी। तो आप क्या चाहती हैं, हमें क्या करना चाहिए धीर भाई जी? हम अच्छी तरह से जानते हैं कि अकबर बहुत ही चालाक और मक्कार है। हो सकता है कि उसके मन में शांति का विचार ही ना हो सकता है राणा जी, आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, परंतु अमन का प्रस्ताव सामने से आया है। हमें एक बार तो प्रयास करना पड़ेगा। हमारी प्रजा के हितों को ध्यान में रखते हुए आपको एक बार तो अकबर से मिलना होगा ना राणा जी। हम कुछ और कर ना पाए तो कोई बात नहीं, पर हर संभव प्रयास करना चाहिए। जल्दी दूर के अंदर आइए, समय नहीं है हमारे पास, शीघ्र चलिए। अजंते, क्या आप अभी इसे उचित मार्ग समझती हैं? कुंवर प्रताप, छोटी माँ भी तो ठीक ही कह रही है ना। इससे कितना नरसंहार और रक्तपात रुक सकता है। पता नहीं आप सबको हो क्या है, पता नहीं छोटी माँ को हो क्या है। वो चाहती है कि हम उस मुगल से शांति वार्ता कर लें। अरे आप सब क्यों नहीं समझ रहे हैं कि वो हम सबको मूर्ख बना रहा है। वो एक नाग है, एक विशेला नाग, जो अपने संतान तक को भी खाने में हिचकिचाएगा नहीं। पता नहीं रानी माँ को क्या हो गया है। हम भी कोई युद्ध उन्मादी नहीं है अजंते। हम भी नहीं चाहते कि हमारे सैनिक व्यर्थ में मरे, और उस मुगल से शांति की अपेक्षा करना वो एक दिवा स्वप्न होगा। वो मुगल इस समूचे भारतवर्ष का शहंशाह बनना चाहता है, और अजंते हम उसे ऐसा बनने नहीं देंगे, कदापि नहीं। कुंवर प्रताप, अकबर भी तो हमसे बस बात ही करना चाहता है ना, तो फिर उसकी शर्तें मानना न मानना हमारे ही हाथों में है। हमें विश्वास नहीं हो रहा कि आप भी हमसे यही भाषा बोलेंगे। इस घेराव वाली स्थिति से सभी बहुत चिंतित हैं, और ऐसा पहले भी हो चुका है इस दुर्ग में। ये भयावह स्मृति आज भी सभी के कण कण में बसी है, सभी की आत्माओं में बसी है, और इसीलिए सब भीतर से भयभीत है। फिर किसी लंबे घेराव के लिए हम तैयार भी तो नहीं थे, और ऐसे में यदि एक बूंद रक्त बहाए शांतिपूर्ण समझौते से यदि कोई संभावना हमारे सामने आ जाए तो हमें उसे परख लेना चाहिए। अगर हमें चुनना होता तो हम भी शांति का मार्ग ही चुनते, पर उस मुगल के साथ ये संभव नहीं है संभव। कुंवर प्रताप, हम जानते हैं कि आपके मन में अकबर को लेकर बहुत शत्रुता है, और आप उससे युद्ध भी करना चाहते हैं, उसे हराना चाहते हैं युद्ध में, परंतु कभी कभी अपने राष्ट्र के हित में अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं को दबा देना ही समझदारी का काम होता है। अर्थात आप ये कहना चाहते हैं कि हम ये युद्ध निजी व्यक्तिगत शत्रुता के लड़ रहे हैं। आप हम पर यह आरोप लगा रहे हैं? नहीं कुंवर प्रताप, ये हमारे कहने का अर्थ बिल्कुल नहीं था। बस कुंवर प्रताप, क्या दोनों भी हमसे कुछ कहना चाहते हैं? दादा भाई, हम गर्भवती है, शीघ्र ही आपका भांजा जन्म लेने वाला है। इसके भविष्य के बारे में सोचिए। दादा भाई, शांति प्रयासों का समर्थन कीजिए। हमें समझ नहीं आ रहा है कि आप सभी हमारी बात क्यों नहीं समझ पा रहे। ये युद्ध हमारा निजी व्यक्तिगत युद्ध नहीं है। युद्ध हम अपने आने वाले भांजे, चित्तौड़ के हर एक नागरिक और समूचे भारतवर्ष के लड़ रहे हैं, अपनी निजी उपलब्धि या निजी शत्रुता के लिए नहीं। हमें समझ नहीं आ रहा है कि कोई हमारी बात समझ क्यों नहीं पा रहा है। वो हमें मूर्ख बना रहा है, और हमारे अपने परिवारजन हमें समझ नहीं पा रहे। अपने परिवारजन। हम समझते हैं आपको दादा भाई, और मानते भी हैं, किंतु अगर युद्ध से पहले शांति की एक किरण दिखाई दे तो उसको पकड़ने का प्रयास करना चाहिए। शांति की किरण, शांति की किरण। ठीक है, अगर आप लोग यही चाहते हैं
तो यही सही है। हम तो बस यही आशा करते रहेंगे कि आप लोग जो भी निर्णय ले, आप लोगों को इसके लिए पछताना ना पड़े। छोटी माँ भी तो ठीक ही कह रही है ना। इससे कितना नरसंहार और रक्तपात रुक सकता है। इस घेराव वाली स्थिति से सभी बहुत चिंतित हैं। और ऐसा पहले भी हो चुका है इस दुर्ग में। ये भयावह स्मृति आप आज भी सभी के कण कण में बसी है, सभी की आत्माओं में बसी है। और इसीलिए सब भीतर से भयभीत है। आपका भांजा जन्म लेने वाला है, इसके भविष्य के बारे में सोचिए, शांति प्रयासों का समर्थन कीजिए। जहां तक मेरी समझ कहती है, हुक्म, हमें एक बार अकबर की बात सुननी चाहिए। लेकिन एक सत्य ये है भौजीराज के इस युद्ध में हमें भीषण जन धन हानि का सामना करना होगा, और जिसके लिए इस समय मेवाड़ तैयार नहीं है। कोई हमारी बात क्यों नहीं समझ पा रहा है? यहाँ तक कि हमारी पत्नी भी हमें समझ नहीं पा रही है। और खाओ। क्या खबर? आलिम खान को वापस लौटे तकरीबन 1 पहर हो चुका है हुजूर, लेकिन हमारे अमन के पैगाम का उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। जरूर आएगा। हमारा सियासी तर्जमा कहता है कि पैगाम जरूर आएगा। हम इन राजपूतों को अच्छी तरह जानते हैं। उदय सिंह हमारा अमन का पैगाम मंजूर कर हमसे मिलने के लिए अकेला जरूर आएगा। अकबर के निमंत्रण पत्र पर गहराई से विचार करने के बाद बहुत ध्यान से और उत्तरदायित्व के साथ हमने ये उत्तर लिखा है। यदि अपने नागरिकों के लिए शांति की हमें तनिक भी संभावना दिखती है तो युद्ध से पहले उस शांति संभावना का ध्यान रखते हुए हमें उसे प्राप्त करने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। इसलिए हम राणा उदय सिंह ये निर्णय लेते हैं कि हम कल दोपहर मैत्री वार्ता के लिए अकबर से मिलने जाएंगे। आखिर राजपूत हमारे जाल में फंसी गई। अब दुनिया की कोई भी ताकत हमें रोक नहीं सकती चित्तौड़ पर फतेह हासिल करने से। पर हुजूर, सोचा क्या है आपने? अब क्यों मिलना चाहते उदय सिंह से? बताते हैं। पहले हमारे मोतमिदा खास अलीम खान को तो लेकर आओ। उन्हें भी तो पता चले कि जलालुद्दीन अकबर की जंगी तदबीर क्या है।
जाओ। जाल बिछा पर कोई देख क्यों नहीं पा रहा? ताजियास हमारी बात क्यों नहीं मान रहे कि यदि वो उस मुगल से अकेले मिलने गए तो तब वापस लौट कर कभी नहीं आएंगे। अगर वो सचमुच उस मुगल से मिलने अकेले चले गए तो अनर्थ हो जाएगा। टॉर्च के पास आ जाएगा, मेवाड़ दास बन जाएगा उस मुगल का, और फिर वो मुगल कई अत्याचार करेगा। चित्तौड़ के हर एक नागरिक पर, हर एक स्त्री पुरुष पर इसे राजपूतानियों को शहर की उस ज्वाला में कूदना पड़ेगा। क्यों नहीं कोई देख पा रहा है मुगलों का नरसंहार? क्यों? तुम्हें ही रोकना पड़ेगा इस अनर्थ को प्रताप। तुम्हें ही अपने दाजी राज को समझाना पड़ेगा कि जो वे कर रहे हैं वो उचित नहीं है। तुम हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठे रह सकते प्रताप सिंह। राजपूताने का भविष्य तुम्हारे कंधों पर है प्रताप। कुछ करो प्रताप, बचा लो राजपूताने को। तुम उदय सिंह को मरने नहीं दे सकते हो प्रताप। राजपूताने का भविष्य तुम्हारे कंधों पर है प्रताप। तुम उदय सिंह को मरने नहीं दे सकते हो प्रताप। तुम हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठ सकते हो प्रताप सिंह। बचा लो राजपूताने को। तुम उदय सिंह को मरने नहीं दे सकते हो प्रताप। तुम्हें ही अपने राजपूताने को बढ़ाना पड़ेगा। तुम्हें कर रहे हैं यही है। राजपूताने का भविष्य तुम्हारे कंधों पर है प्रताप। तुम उदय सिंह को मरने नहीं दे सकते हो प्रताप। क्या करें हम? हमारे हमारी सोच और समझ में प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। क्या करें हम? कैसे रोके सनर से? आलिम खान, बहुत खुश लग रहे हो तुम। खाना खाया तुमने? जी शहंशाह हुजूर, बस आपकी इनायत है। तुमने हमारी इनायत अभी तक देखी ही कहाँ है आलिम खान? देखी है ना हुजूर, देखी है। बल्कि आपकी मेहरबानियों ने तो ताउम्र के लिए मुझे अपना गुलाम बना लिया है। बस अब मैं वही करूंगा जो आप कहेंगे, जैसे कि मैंने आज किया है। मुझे इसके लिए कोई इनाम नहीं चाहिए हुजूर, बस एक ही ख्वाहिश है कि आप मुझे मुआफ कर दीजिए। मुझे मुआफ कर दीजिए शहंशाह आलम। अपना वक्त बर्बाद मत कर। भाग। पर हुजूर, तेरे पास वक्त बहुत कम है, इसलिए तू भाग। जितनी जल्दी, जितनी तेज और जितनी दूर तू भागेगा, उतनी लंबी तेरी जिंदगी होगी। पर हुजूर, मैं देख रहे हो उस शख्स को वहां?
जैसे ही वो बंदूक तैयार कर लेगा तुझे गोली मार देगा। इसलिए बेहतर है तेरे लिए कि तू भाग यहां से, वरना फिजूल में मारा जाएगा। कोई भी अगर शख्स हमसे नाफरमानी करता है उसे हम जिंदा नहीं छोड़ते। अगर दुनिया में जीना है तो हमारे जाहो जलाल की ताब से बच कर रहना होगा, वरना उसका भी वही हाल होगा जो आलिम खान का होगा। जहां पना ये दूरी एकदम मुफीद है। ये है उदय सिंह के लिए हमारी चाह। हमारी छावनी से वो जगह जहां उदय सिंह हमसे मिलने आएगा उतनी ही दूर है जितनी दूर आलिम खान की लाश पड़ी है। वैसे भी बंदूक का चलन तो है नहीं राजपूतों में, इसलिए वो इस बात को जान नहीं पाएंगे कि उदय सिंह को किसने मरवाया, किसने गोली चलाई। और जैसे ही उदय सिंह की मौत की खबर चित्तौड़ में पहुंचेगी बौखला जाएंगे राजपूत। और फिर जब चित्तौड़ हैरान और खौफजदा हो जाएगा उसी का फायदा उठाकर हम चित्तौड़ पर हमला करेंगे। एक ही झटके में कब्जा कर लेंगे हम चित्तौड़ पर और किसी की हिम्मत नहीं होगी हमें रोकने की, प्रताप की भी नहीं। इंतजार करो कल के मुबारक लम्हे का जब उदय सिंह हमसे मिलने आएगा। चित्तौड़ पर फतेह हमें सही माने में सारे हिंदुस्तान का शहंशाह हिंद बना देगी। आज का दिन राजपूताने के इतिहास में शांति का नया अध्याय जोड़ने का दिन है।
आज वो दिन है तो इस बात पर मोहर लगा दे कि तमाम हिंदुस्तान का शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर है। हमें बहुत डर लग रहा है। चांद, चिंता मत कीजिए, सब ठीक होगा। एकलिंग जी के आशीर्वाद से आपको अपने कार्य में सफलता मिले। आपके सुप्रयासों से चित्तौड़ में एक बार फिर से शांति का वातावरण है। निश्चिंत रहिए, एकलिंग जी सब ठीक करेंगे। भंवर जी, आप प्रसन्नचित्त रहें और बड़ों के अनुशासन में रहें। कुंवर प्रताप कहाँ हैं जब थे? छोटी माँ, वो तो कल रात से ही अपने कक्ष में नहीं लौटे हैं। तो क्या प्रस्थान से पहले अपने दाजीराज से नहीं मिलेंगे? हुकुम, प्रस्थान करने का समय हो चुका। जी डोडिया जी। परंतु कुंवर प्रताप। कुंवर प्रताप आ गए। क्षमा कर दीजिए दाजीराज। आपको क्षमा नहीं करेंगे तो कहाँ जाएंगे कुंवर प्रताप? आइए। बड़ी होशियारी के साथ हमें ये सब करना होगा। हमारी एक गलती हमारे लिए और हमारी फौज के लिए मुश्किलात पैदा कर सकती है। उदय सिंह की मौत के बाद राजपूत बौखला जाएंगे, लेकिन हम संभाल लेंगे और मौका देखते ही हम चित्तौड़ पर हमला करेंगे और फतेह हासिल करेंगे। इंशाअल्लाह हम यकीनन फतेहाब होंगे हुजूर। अजब थे, कुंवर प्रताप राणा जी को ऐसे क्यों गले लग रहे थे? ऐसे तो राणा जी कुंवर प्रताप को गले लगाते हैं जब कुंवर प्रताप युद्ध पे जाते हैं। हमें कुछ समझ में नहीं आया। संभवतः कल जो उनके बीच में मतभेद हो गए थे, जिसमें कुंवर प्रताप अपने ही दाजीराज के निर्णय के विरुद्ध गए थे, हो सकता है कि उसी को लेकर उनके मन में अपने आप के विरुद्ध ग्लानि भाव आ गए हो और इसीलिए वे इतने भावुक हो गए होंगे। और देखिए ना, इसी वजह से तो उन्होंने क्षमा की याचना अपने दाजीराज से की। परंतु पहली बार कुंवर प्रताप ने राणा जी के पांव नहीं छुए। कुंवर प्रताप ऐसा नहीं करते। क्यों किया उन्होंने ऐसा? आखिरी बार पूछ रहे हैं हम तुमसे, उदय सिंह को मार तो पाओगे ना तुम? बंदा शहंशाह को नाउम्मीद नहीं करेगा। इंतजार करना सही लम्हे का। जैसे ही उदय सिंह आए, हम तुम्हें इशारा करेंगे अपना रुमाल फेंक कर, और ठीक उसी वक्त गोली चलनी चाहिए। एक ही गोली में उदय सिंह की मौत होनी चाहिए। इंशाअल्लाह उदय सिंह आएगा तो 2 पैरों पर जाएगा 4 कंधों पर। आमीन।
अल्लाह, हमें इस अकबर पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। धोखा देना तो इन लोगों के रक्त में है। राणा जी को इस बात का पूर्णतया आभास है। सब ठीक हो जाएगा ना रानी माँ? एकलिंग जी की कृपा से सब ठीक होगा। मेवाड़ के लोगों ने आज तक किसी का हित नहीं किया। सब ठीक होगा। जल्दी सब ठीक हो जाए। हमसे और नहीं सहा जाता ये सब। इस युद्ध के चक्कर में तो रात को नींद भी नहीं आती है हमें। यदि अकबर ने हमारे हुक्म से सूझबूझ की बात की तो हुक्म समझौते के लिए सोचेंगे, और यदि उसने अनुचित बात की तो हुक्म बिल्कुल नहीं सोचेंगे। सालों पहले राणा जी ने शेरशाह सूर्य के साथ समझौता किया था और शम्स खान को किले की चाबी दी थी, और तब समय कुछ और था। हम निर्बल थे, और आज नहीं। मेवाड़ के राजा, आ जाओ मेरे निशाने पर आज। बोलो अकबर, क्या कहना चाहते हो हमें? कुछ तो सही नहीं है। एकलिंग जी, हमने कहा था दाजीराज को कि अवश्य ही कोई चाल है उस मुगल की उन्हें मारने की। मेवाड़ के वीर महाराणा प्रताप के जीवन को करीब से जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।